जा रहा है। जब ज़ाहिर सी बात है वो कोलाइड करेगा किसी भी एटम के साथ या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, तो उसका वो रास्ता और वो पाथ और वो डायरेक्शन नहीं रहेगी। इस तरह कोलिजन करने से इसका मतलब है उसकी जो मोशन है उसमें क्या पैदा होगी है, रुकावट। जब भी वो किसी दूसरे से कोलाइड करेगा तो उसकी जो स्मूथ मोशन थी उसमें क्या आ जाएगी, थोड़ी सी आपके पास रुकावट पैदा हो जाएगी। तो ये जो रुकावट होती है इसको, इसी को हम क्या कहते हैं, ये जो डिले होता है इसको हम क्या कहते होते हैं, रेजिस्टेंस कहते होते हैं। कि हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम्स के साथ और एक दूसरे के साथ क्या करते होते हैं, कोलाइड करते होते हैं, और एज अ रिजल्ट हमारे पास ये जो फिनोमेना आता है उसको हम क्या कहते हैं, जो डिले आता है करंट में या इलेक्ट्रॉन करंट की वैल्यू में जो आपके पास डिक्रीज हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, ये रेजिस्टेंस है। अब क्या होता है, टेम्परेचर से इस कोलिजन पे फर्क पड़ता है। जो एटम एक दूसरे के साथ टकराते हैं इसके ऊपर फर्क पड़ता है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है कि जो आपके पास जिस स्पीड के साथ, जिस एम्पलीट्यूड के साथ हमारे पास एटम वाइब्रेट कर रहे, क्योंकि एटम्स तो अपनी जगह पे फिक्स होते हैं ना, वो सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन शो करते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी मोशन रैंडम होती है और वो मूव कर रहे होते हैं। लेकिन जो एटम होते हैं जिनसे वो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए होते हैं, वो एटम अपनी जगह पे फिक्स होते हैं, लेकिन वो वाइब्रेटरी मोशन शो कर रहे होते हैं। जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उनकी जो वाइब्रेशन होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा। और एज अ रिजल्ट हमारे पास जो चांसेस ऑफ कोलिजन है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के विद द एटम, वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, और एज अ रिजल्ट हमारे पास कोलिजन ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएंगी। जब कोलिजन ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएंगी तो इसका मतलब है हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा जो कोलिजन होगी उतनी, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बजाय आगे जाने के वो क्या करते जाएंगे, एक दूसरे के साथ कोलाइड करते रहेंगे। तो इस वजह से हमारे पास क्या होगा कि हम कहेंगे जितनी ज़्यादा कोलिजन हमारे पास इंक्रीज हुई है उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या हो जाएगी, उनके रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो फिर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर हमारे पास क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जैसे जैसे टेम्परेचर हमारे पास जो है वो इंक्रीज होगा, वैसे वैसे हमारे पास वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ये आपका एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है कि व्हाई द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। कि कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्यों इंक्रीज होती है। तो इसकी रीज़न ये है कि जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं एटम्स की वाइब्रेशन इंक्रीज कर जाती हैं, जिसकी वजह से कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद द एटम इंक्रीज हो जाता है, और एज अ रिजल्ट वी से दैट द कोलिजन विल बी इंक्रीजेस एंड रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीजेस। अब ये आपके सामने एक ग्राफ है, सामने सब ग्राफ है, ये बिटवीन द टेम्परेचर एंड रेजिस्टिविटी है। स्टार्ट में 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, फिर 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, 400 है और 600, और वाई एक्सिस के ऊपर रेजिस्टिविटी गिवन है। जैसे जैसे वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है वैसे वैसे आपके पास रेजिस्टिविटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये हमारे पास इट मीन्स कि आपके पास जो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज होती है। या हम अगर प्रोपोर्शनैलिटी के टर्म में बात करें तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। चाहे आप रेजिस्टिविटी कह दें या रेजिस्टेंस कह दें, दोनों हमारे पास क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी विद द टेम्परेचर। हम रेजिस्टिविटी की इसलिए बात करते हैं कि वो हर मेटल की अपनी स्पेसिफिक होती है, तो वो हमें पता चल जाए तो ओवरऑल हम रेजिस्टेंस आसानी से निकाल लेते हैं। अब इसका फॉर्मूला हमारे पास आता है, एक्सपेरिमेंटली change in resistance of metallic conductor with the temperature is found to be linear over a considerable range of temperature। इस ये ग्राफ हमारे पास कौन सा ग्राफ था, लीनियर ग्राफ था। ग्राफ का लीनियर ग्राफ का मतलब होता है उसमें कोई कर्व नहीं है, जैसे जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज
करते जा रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है हमारे पास क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो इसको क्या कहते हैं, ये लीनियर चेंज है, ठीक है। लीनियर नॉन लीनियर चेंज क्या होता है कि एक चीज आप ज्यादा बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज उतनी क्वांटिटी में कम या ज्यादा नहीं होती, तो वो हमारे पास क्या होता है, नॉन लीनियर इंक्रीज होता है। over such a range that the fractional change in resistance, ये आपके पास टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है उसका आपके गिवन है, यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला आपको गिवन है, इसका आप जो है वो फार्मूला जो है वो फाइंड आउट भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये डायरेक्ट फार्मूला आपको दिया हुआ है, वही हम देख लेते हैं। और इसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो अल्फा दिया हुआ है। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, और या इसको क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। फ्रैक्शनल चेंज यहाँ पे इसलिए किस लिए कहा गया है कि आर टी माइनस आर नॉट को क्या, ये आर टी माइनस आर नॉट क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस है। आर नॉट का क्या मतलब है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या कौन सी रेजिस्टेंस है। और आर टी का क्या मीनिंग है कि जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है तो उस वक्त क्या रेजिस्टेंस है। तो आर टी माइनस आर नॉट हमें क्या देगा, चेंज इन रेजिस्टेंस देगा, ठीक है, कि कितना टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारे पास कितनी रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हुई है। और आर नॉट को आप ओरिजिनल रेजिस्टेंस कह सकते हैं या 0 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कह सकते हैं। फ्रैक्शनल चेंज है, ठीक है। फ्रैक्शनल चेंज का मतलब होता है फ्रैक्शन में चेंज है, आपके पास डिवीजन की फॉर्म में आया है। इन द रेजिस्टेंस पर केल्विन, ठीक है, कि अगर हम 1 केल्विन डिग्री केल्विन टेम्परेचर को हम किस तरीके से चेंज कर रहे हैं, केल्विन में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास रेजिस्टेंस में चेंज आएगा उसकी जब हम रेशो मालूम करेंगे तो उस रेशो को क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते होते हैं, और इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा हमारे पास क्या होगा, आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट इंटू टी, ठीक है। ये डायरेक्ट फार्मूला, ये सिंपल, इसको रिलेशनशिप अगर आप इसको देखना चाहे तो हमारे पास क्या इसको आर टी माइनस आर नॉट, ठीक है, ये किस चीज को शो कर रहे हैं, चेंज इन रेजिस्टेंस, कितना चेंज आया। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसी तरीके से जो चेंज इन रेजिस्टेंस आती है वो और किस पे डिपेंड करती है, हमारे पास ऑलरेडी स्टार्ट में ओरिजिनल रेजिस्टेंस ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसकी क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या थी। तो ये इन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, ठीक है। कि आर नॉट, ये हमारे पास आर नॉट जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमारे पास फैक्टर, ये पूरा एक फैक्टर हम लेंगे, ये चेंज इन रेजिस्टेंस को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, टी इज शोइंग टेम्परेचर, यहाँ पे टाइम ही टेम्परेचर को शो कर रहा है। वैसे मोस्टली टेम्परेचर को हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आपकी बुक में इस आर्टिकल में स्मॉल टी से जो है वो रिप्रेजेंट हुआ है। तो सेकेंड फैक्टर क्या है, आर नॉट पे डिपेंड करता है। इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, आर टी माइनस R naught is directly proportional to temperature and R naught, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमेशा हम क्या करते होते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करके कोई भी कांस्टेंट ऐड करते होते हैं। तो यहाँ पे जो हम कांस्टेंट ऐड करेंगे वो हमारे पास किस चीज़ के इक्विवेलेंट आएगा, उसको भी हम क्या करते होते हैं, अल्फा कहते होते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास किस पे डिपेंड, ये टी और आर नॉट है, यहाँ से आ गया। अब इस इक्वेशन से आगे हम किस चीज़ की वैल्यू, अल्फा नॉट, ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट आया है इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे तो इसके साथ क्या हो रहे हैं, टेम्परेचर ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है,
और दूसरी क्या चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, आर नॉट मल्टीप्लाई हो रही है। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब हम इक्वेशन से दूसरी साइड पे इसको लेके जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये अल्फा जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी कि अल्फा इक्वल्स टू आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय टी इंटू आर नॉट। तो ये जो फॉर्मूला यहाँ आपको गिवन है ये इससे आए हैं। ये सारी डेरिवेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे जो है फार्मूला डायरेक्ट ही गिवन है, तो इसलिए हमारे पास हम उसी को यूज़ करेंगे। और अच्छा जी, यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, ये फैक्टर है आर नॉट एंड आर टी आर रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 0 डिग्री एंड टी डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर भी, ठीक। अब अगर हम रेजिस्टिविटी की फॉर्म में इसको फाइंड आउट करना चाहें तो रेजिस्टिविटी आर टी के अकॉर्डिंग हम रेजिस्टिविटी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, रो टी इंटू एल बाई और रो नॉट इंटू एल बाई। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, इसमें आर टी की ये वैल्यू पुट करें तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा रो टी। वैसे भी हम आप लिख सकते हो क्योंकि आर टी और रो टी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जहाँ पे आर टी आएगा वहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस एक दूसरे पे, जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतनी ही ज्यादा आपके पास उसकी क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी। तो इसलिए ये आप अल्फा को रेजिस्टिविटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो रेजिस्टिविटी की फॉर्म में इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो रो टी माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय रो नॉट इंटू टी आ जाएगा। तो वही जो हमने फॉर्मूला ऊपर इक्वेशन पढ़ी थी जो कि हमारे पास रेजिस्टेंस की फॉर्म में थी, इसी को हम क्या चेंज कर दिया है, रेजिस्टिविटी की फॉर्म में कर दिया है। अच्छा, एक और हमारे पास है कि देयर आर डिफरेंट एक मटेरियल्स हैं जिनको हम सेमीकंडक्टर्स कहते होते हैं। इनकी प्रॉपर्टी जो है वो कंडक्टर के मुकाबले में डिफरेंट होती है, ठीक है। ये जो यहाँ पे गिवन है ये मटेरियल्स हैं, जर्मेनियम एक दिया हुआ है और सिलिकॉन दिया हुआ है, ठीक है। ये इनको हम क्या कहते हैं, ये फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट होते हैं और इनको हम सेमीकंडक्टर कहते होते हैं। यानी कि ना तो ये बहुत अच्छे वो कंडक्टर होते हैं कंडक्टर, और ना ही बिल्कुल इंसुलेटर होते हैं। तो इन दोनों के दरमियान जो हमारे पास इनकी वैल्यू होती है, दरमियानी से इनकी कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है। अच्छा, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इनका बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होता है उसके मुकाबले में। whose resistance decreases with the temperature, ठीक है। ये जो मटेरियल सिलिकॉन और जर्मेनियम है, इनकी क्या प्रॉपर्टी है कि इनका टेम्परेचर रेजिस्टेंस, इनकी जो रेजिस्टेंस होती है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से कम नहीं होती बल्कि ज़्यादा होती है। कंडक्टर में तो हमने ये पढ़ा है ना कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन हमारे पास ये जो जर्मेनियम और सिलिकॉन विच आर द सेमीकंडक्टर्स, इनकी रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज होने से इंक्रीज होती है, ठीक है। और इनके जो अल्फा की वैल्यू होती है वो फिर क्या होती है, नेगेटिव होती है। द सब्सटेंस हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। ये आपके एमसीक्यूज के लिए एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि जब हमारे पास ये पूछा जाता है कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं या जर्मेनियम होते हैं या सिलिकॉन होते हैं उनके टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो इनकी जो वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट है अल्फा होती है वो नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव क्या इंडिकेट करती है कि हमारे पास जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। अच्छा जी सबको क्लियर है ये टॉपिक, सारे बच्चों को समझ आ गई है? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें मुझसे इससे रिलेटेड। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप माइक ऑन करके पूछ लें क्वेश्चन, अगर किसी बच्चे का इस टॉपिक से रिलेटेड है। चलो।
ये आपके पास शॉर्ट में ये लॉन्ग में भी आ सकता है। शॉर्ट में मैंने आपको इसका मोस्टली टेम्परेचर आता है कि ये आपके पास क्यों डिपेंड करती है रेजिस्टेंस के ऊपर, रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्यों इंक्रीज़ होती है। ये आपकी शॉर्ट एक्सरसाइज़ में है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, वो आपकी एक्सरसाइज़ में इंक्लूड है। वैसे ये लॉन्ग में भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस कौन-कौन से फैक्टर पे है और उसके फार्मूला जो है वो ड्राइव करना लॉन्ग में आ सकते हैं। इससे रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो आपके एक्सरसाइज में गिवन है। हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो फिर हमारे पास हम वो कर लेंगे। ठीक है?